Hello everyone, today we are going to start our new chapter, that is money. So what do you mean by money, students? Money होता क्या है? लेकिन इससे पहले ये money word आया कहाँ से? देखो हमारे पास एक लैटिन वर्ड था मोनेटा। मोनेटा, ये जो मोनेटा वर्ड था ये एक रोम की गॉडेस थी जूनू, उनका अनदर नेम था मोनेटा। ठीक है, और इसी मोनेटा वर्ड से ही क्या नाम बना हमारा? मनी। सो मनी, मनी इज अ थिंग, एक ऐसी चीज विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक ऐसी चीज जिसको कॉमनली एक्सेप्टेड मीन सभी की सभी जितने भी लोग हैं सब एक्सेप्ट करें, क्या? एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करें। मीन्स कि हम अगर कोई चीज लेना चाहते हैं तो उसको देकर हम उससे एक्सचेंज कर सकते हैं, वो चीज ले सकते हैं। सो मनी इज अ थिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे इंडिया के अंदर रुपीज है, यूएसए में आपके डॉलर्स है, ठीक है, रशिया में आपके जो रूबल्स है वो है, ठीक है। ये सब क्या है? एक कॉमनली एक्सेप्टेड है, कैसी? एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि हम इसको एक्सचेंज करके कोई भी चीज परचेज कर सकते। अब स्टूडेंट्स वी नो कि हमारे जो मीन्स है वो कैसे हैं? अनलिमिटेड है, जबकि हमारे जो ह्यूमन वांट्स है वो कैसी हैं? अनलिमिटेड है। तो अपने ह्यूमन वांट्स को फुलफिल करने के लिए जो हमें मीन्स चाहिए होते हैं, क्योंकि हमारे मीन्स लिमिटेड है, इसलिए अब हमें उनको पाने के लिए कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब वो सेक्रीफाइस या तो इन टर्म ऑफ गुड्स होगा या फिर इन टर्म ऑफ मनी होगा। अगर तो वो सेक्रीफाइस हमारा इन टर्म ऑफ गुड्स होता है तब हम उसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम, और जबकि अगर वो इन टर्म ऑफ मनी होता है तो हम उसको बोलते हैं मनी एक्सचेंज सिस्टम। मीन्स बार्टर सिस्टम क्या है? व्हेन द गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, कि जब हमें गुड्स की जगह पर गुड्स ही मिल रही है या हम दे रहे हैं, कि हम गुड्स ही दे रहे हैं और उससे गुड्स ही ले रहे हैं। यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल्कुल नहीं है, तो गुड्स की जगह पर क्या मिल रहा है? हमें गुड्स ही मिल रहा है। उस सिस्टम को जहाँ पर ये एक्सचेंज होता है उस सिस्टम को बोलते हैं हम बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम को हम सीसी इकोनॉमी भी बोलते हैं। सीसी इकोनॉमी का मतलब है सी को रिप्रेजेंट कमोडिटी, 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 क्योंकि दो कमोडिटी, एक हम दे भी रहे हैं और ले भी रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? सीसी इकोनॉमी भी बोला जाता है। जबकि मनी एक्सचेंज सिस्टम में क्या है? व्हेन द गुड्स आर एक्सचेंज फॉर मनी, कि जब गुड्स जो है वो किससे एक्सचेंज हो रही है? मनी से एक्सचेंज हो रही है, तो उसको बोलते हैं मनी एक्सचेंज सिस्टम। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, जब हमारा स्टार्टिंग पीरियड था जो ह्यूमन सिविलाइजेशन का, उस टाइम पर जो ह्यूमन की वांट्स थी वो कैसी थी? लिमिटेड थी। तो वहां पर जो ह्यूमन था वो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने में सक्षम था, मीन अपने वांट्स को खुद से सेटिस्फाई कर सकता है। बट द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे हमारा टाइम बीतता गया वैसे वैसे जो ह्यूमन वांट्स थी वो भी क्या होती गई? बढ़ती गई। अब ये ह्यूमन वांट्स बढ़ती गई तो अब वो खुद अपने आप से अपनी सारी की सारी वांट्स को फुलफिल करने के लिए सक्षम नहीं था, मीन अब वो कर नहीं सकता था। तो उसने क्या किया? अब जो दूसरा पर्सन है उसके ऊपर डिपेंड होगा। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के ऊपर अब वो चीज, एक चीज वो प्रोड्यूस करता है और एक चीज वो खुद प्रोड्यूस करता है, तो इससे क्या हुआ? इंटरडिपेंडेंस बढ़ गई। अब ये इंटरडिपेंडेंस बढ़ने से क्या होने लगा? एक्सचेंज ऑफ गुड्स होने लगा। कैसे? सपोज करो एक पर्सन है, उसने बीज प्रोड्यूस किया है और मैं कर रही हूँ क्लोथ का प्रोडक्शन, ठीक। तो वीट को लेने के लिए जो मेरे पास सरप्लस क्लोथ मैंने प्रोड्यूस किया है, अब मैं क्या कहती हूँ कि मुझे वीट चाहिए, मुझे खाने को चाहिए और उसको पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, यानी कि क्लोथ चाहिए। तो वीट लेने के लिए मैं क्या करती हूँ? अपना सरप्लस क्लोथ उसको देने के लिए रेडी हो जाती हूँ, और वो भी क्लोथ लेने के लिए अपना जो वीट का प्रोडक्शन, जो उसका सरप्लस प्रोडक्शन है, वो देने के लिए रेडी हो जाता है। तो हम क्या कर लेते हैं? आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। तो यही एक्सचेंज क्या कहलाता है? आपका बार्टर सिस्टम, की जहाँ पर क्लोथ के बदले में मुझे क्या मिल रहा है? बीज, और उसको भी बीज के बदले में क्या मिल रहा है? क्लोथ। मीन्स देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स। सो दिस
system is called when there is a direct exchange of goods. This is called barter system. But barter system की कुछ demerits थी, कुछ difficulties थी. वो डिस्कस करते हैं कि क्या क्या डिफिकल्टी थी. जो सबसे पहली जो मेजर डिफिकल्टी थी वो थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की. अब ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स क्या है? देखो मैंने यहाँ पर आपको लिखा है. सब कुछ बार कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम हम इसको वर्ड्स में किस तरह से एक्सप्लेन करें, कैसे लिखें. तो ये मैंने लिख के दिया आपको. जैसे गुड्स इन पोजेशन ऑफ टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स मस्ट बी यूजफुल एंड नीडेड बाय ईच अदर. मीन्स डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाइज करता है कि जो गुड्स जो उसके पोजेशन में, मीन्स जो वो प्रोड्यूस कर रहा है, ऑफ टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, मैं थी और एक और पर्सन था जो कि बीच प्रोड्यूस कर रहा है. मस्ट बी यूजफुल कि उन दोनों की ही गुड्स क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए यूजफुल होनी चाहिए और एक दूसरे के लिए नीडेड भी होनी चाहिए. मीन्स कि ऐसा पर्सन, मुझे अगर मैं क्लोथ प्रोड्यूस कर रही हूँ, प्रोडक्शन कर रही हूँ क्लोथ का, तो मेरे को एक ऐसा पर्सन ढूंढना है जो मेरी बीच की जो वांट है उसको सेटिस्फाई कर सके. एक तो ये, साथ ही उसकी जो जरूरत है, उस पर्सन की जरूरत भी क्या होनी चाहिए कि उसको क्लोथ की भी जरूरत होनी चाहिए. ठीक है. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज करो आप राइस प्रोडक्शन कर रहे हो और मैं वीट प्रोडक्शन कर रही हूँ. अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए वीट. ठीक. एक और पर्सन है, उसको चाहिए, उसको भी वीट चाहिए, बट वो प्रोडक्शन कर रहा है किसका? क्लोथ का. अब आपको क्या चाहिए? वीट चाहिए. तो आप मेरे पास आते हो, मैं कि मेरे को वीट दे दीजिए. लेकिन मेरी जो जरूरत है, मेरी है क्लोथ की जरूरत, मुझे राइस नहीं चाहिए. तो आप आए तो आपने सिर्फ ये नहीं देखना कि मेरे पास वीट है या नहीं, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या मेरी जरूरत राइस की है या नहीं. तो हमें दो चीजें यहाँ पर देखनी पड़ेंगी. इन्हीं दोनों चीजों को देखने के लिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई? डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की प्रॉब्लम. ठीक है. अब क्या है नेक्स्ट प्रॉब्लम? और क्या आई? डिफिकल्टी ऑफ अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू. कि एक कॉमन मेजरमेंट नहीं है हमारे पास. अगर मुझे क्लोथ्स चाहिए तो मैं, और आपको वीट चाहिए, ठीक है, तो मैं कितना क्लोथ और कितनी वीट के बदले में एक्सचेंज कर सकती हूँ. मीन्स कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम मेजर गुड्स, जब एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है उसमें हम नहीं कर सकते. अब 1 मीटर क्लोथ कितनी वीट के? 1 kg वीट के है या ½ kg वीट के? तो वो जो मेजरमेंट है वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है बार्टर सिस्टम के. थर्ड हमारी जो डिफिकल्टी है दैट इज इंडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स. इंडिविजिबिलिटी का मतलब क्या है? इंडिविजिबिलिटी मीन्स डिवाइड करना. ओके. तो यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज कि एक पर्सन है एक्स, उसके पास है एक हॉर्स. अब वो वाई के पास जाता है, तो वाई के पास है 2 गोट या शीप्स लगा लो, बकरी, भेड़. ठीक है. अब जो हॉर्स वाला जो पर्सन है, जो ऑनर है हॉर्स का, उसको चाहिए एक बकरी, एक गोट चाहिए उसको. लेकिन जो वैल्यू ऑफ हॉर्स है, एक हॉर्स की वैल्यू 2 शीप्स या आप लगा लो गोट्स की इक्वल है. ठीक है. हमें ये पता है कि इसकी वैल्यू एक हॉर्स की 2 गोट्स की इक्वल है. अब उस पर्सन हॉर्स वाले को तो एक ही बकरी चाहिए, एक ही गोट चाहिए. तो क्या वो अपने हॉर्स को काट देगा? क्यों? क्योंकि तो ½ हॉर्स की वैल्यू है 1 गोट की. क्या वो काट पाएगा? क्या पॉसिबल है ऐसा? बिल्कुल ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो हमारे यहाँ बार्टर सिस्टम के अंदर जो इंडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स है कि कुछ ऐसी गुड्स है जिनको डिवाइड नहीं कर सकते. ठीक है. जिनका डिविजिबिलिटी पॉसिबल नहीं है. तो ये भी एक प्रॉब्लम है किसकी? बार्टर सिस्टम की, इंडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स. नेक्स्ट फोर्थ क्या है? डिफिकल्टी ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू. बिल्कुल कि जो अगर हमारी कोई पेरिशेबल गुड्स है, जैसे वीट है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, अगर हम इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उनको स्टोर करने के लिए हमारे
हमारे पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वीट को अगर मुझे स्टोर करना है तो उसके लिए मुझे स्टोरेज सिस्टम चाहिए। अगर मुझे वेजिटेबल्स या फ्रूट स्टोर है तो मुझे कोल्ड स्टोरेज चाहिए, फ्रिज चाहिए इतना। अगर मुझे कैटल्स स्टोर करके रखने हैं तो मुझे इतनी ज्यादा जमीन या लैंड चाहिए जहां पर मैं उन कैटल्स को रख सकूं। तो स्टोरेज की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है इसमें बार्टर सिस्टम। सो देयर इज अ डिफिकल्टी ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू और यू कैन से वेल्थ। यहाँ पर वेल्थ क्या होगा? वेल्थ होगा यहाँ पे कैटल, वीट, जो गुड्स आप प्रोड्यूस कर। फिफ्थ इज डिफिकल्टी ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। देखो डेफर्ड पेमेंट्स कौन सी पेमेंट्स होती है? डेफर्ड पेमेंट्स वो पेमेंट्स है जो हम फ्यूचर में पेमेंट्स करते हैं। जैसे आप इंटरेस्ट जो पे करते हो, इंटरेस्ट पेमेंट्स, वो क्या करते हो? जो आपका मेन जो आपकी कैपिटल है उसको लेकर उसके बाद में, यानी कि इन फ्यूचर पेमेंट्स करते हो। इसी तरह से वेजेस है, पहले आप काम लेते हो लेबर से, उसके बाद उससे उनको वेजेस देते हो। तो ये सब क्या है? हमारी डेफर्ड पेमेंट्स है कि हम फ्यूचर में पेमेंट्स करते हैं। अब बार्टर सिस्टम में इसकी भी प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी है क्या कि हम फ्यूचर के अंदर पेमेंट्स नहीं कर सकते। मींस फ्यूचर का हम ये नहीं कह सकते कि ठीक है आज हम आज हम ट्रांजेक्शन के बारे में, अब मैं आपको 1 मंथ के बाद जो है वो वीट दूंगी, सप्लाई दूंगी। ठीक है, हो सकता है उस वीट की क्वालिटी आज जो है वो 1 मंथ के बाद वो ना रहे, खराब हो जाए। कोई फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, वो 1 वीक के बाद खराब हो जाए। ठीक है, तो जो फ्यूचर पेमेंट्स है वो भी पॉसिबल नहीं हो पाती, या हम कह सकते हैं कि वो भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है बार्टर सिस्टम में। नेक्स्ट है आपका 6 जो डिफिकल्टी है, दैट इज डिफिकल्टी ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। कि ट्रांसफर ऑफ वैल्यू के हम ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी पर्सन ने एक कोर्स दिया और उसके बदले में कहीं और उसको एक ऑनर मिला जिसके पास कैटल्स है और कुछ वीट है, या आप ये लगा लीजिए ग्रेन्स है। तो अब वो पहले तो अपना हॉर्स लेकर वहां जाएंगे, फिर वहां से वो इतना भारी लगे जो उसका ग्रेन्स का और कैटल्स का उसको लेकर आएगा, तो इसके लिए बहुत ही डिफिकल्टीज का फेस करना पड़ता है उसको। तो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू भी बहुत डिफिकल्ट होती है इसमें बार्टर सिस्टम। अब इन्हीं सारी डिफिकल्टीज को देखते हुए किसका इंट्रोडक्शन हुआ? मनी। तो यहाँ पर कि ये सारी की सारी जो डिफिकल्टीज आ रही थी बार्टर सिस्टम में, तब हमने सोचा कि ये सब की सब डिफिकल्टीज को रिमूव करने के लिए हमें एक ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज चाहिए जो कि इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉर्ट आउट कर सके। तब वहां पर इंट्रोडक्शन किसका हुआ? मनी। सो अब हम क्या कर सकते हैं कि जो गुड्स हम एक्सचेंज करते थे वो किससे एक्सचेंज कर रहे हैं? मनी से। So when the goods are exchanged for the money, it is called money exchange system. Now let's discuss about the functions of money. Now let's discuss about the functions of money. Students, हमारे जो functions of money है वो 2 parts में डिवाइड है। एक तो प्राइमरी फंक्शंस और एक है हमारे पास सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस हमारी मनी की क्या है कि जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम की, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, जिसमें हमें देखना पड़ता था कि पर्सन के पास वो भी चीज हो जो हमें चाहिए और उसको वो चीज चाहिए भी हो जो हमारे पास है। ठीक है, तो इस सबसे बड़ी इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन निकल के आया वो क्या आया? मनी। तो मनी को हम क्या कह सकते हैं? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो कि हम अब मनी का यूज करके कोई भी चीज परचेज या ले सकते हैं और वो भी पर्सन अब मनी को देकर हमसे वो चीज ले सकता है। सो मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो थी उसने क्या किया? सबसे पहले हमारी जो बड़ी डीमेरिट थी बार्टर सिस्टम की, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, उसको रिमूव किया। सो फर्स्ट फंक्शन हमारा मनी का क्या है? इट इज वी आर यूजिंग मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेकेंड जो फंक्शन है प्राइमरी फंक्शन, दैट इज मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू में क्या आएगा कि अब हम अपनी कोई भी गुड्स है उसकी वैल्यू मेजर कर सकते हैं। जैसे मेरे पास क्लोथ था तो वो क्लोथ की वैल्यू 1 मीटर क्लोथ की वैल्यू मनी की टर्म्स में, मॉनेटरी टर्म्स में कितनी होगी, अब हम उसको मेजर कर सकते हैं कि वो 50 रुपीज पर मीटर है या 100 रुपीज पर मीटर है। इसी तरह से हम वीट की वैल्यू मेजर कर सकते हैं मनी फॉर्म में कि 1 kg वीट कितने की होगी, इट विल बी ऑफ 20 रुपीज और 30 रुपीज।
So measure of value will be possible and it is also a function, primary function of money. Secondary functions में क्या आता है आपका, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स. मैंने अभी बताया डेफर्ड पेमेंट्स कौन सी है, जो हम फ्यूचर में पेमेंट्स कर रहे हैं. तो जब मनी का इंट्रोडक्शन हुआ तो हमारे लिए फ्यूचर पेमेंट्स भी अब पॉसिबल हो गई कि अब हमें ये नहीं देखना पड़ता कि अगर हम फ्यूचर में पेमेंट्स करेंगे तो हमारी कोई चीज की उसकी जो क्वालिटी है वो कम हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं देखना पड़ेगा. मनी एज इट इज ही रहती है, तो हम मनी से क्या कर सकते हैं कि फ्यूचर पेमेंट्स आराम से दे सकते हैं. कि अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाँ फ्यूचर में हमें कितनी मनी देनी है तो हम उसको दे सकते हैं. नेक्स्ट इज स्टोर ऑफ वैल्यू. स्टोर ऑफ वैल्यू में क्या आएगा कि अब पहले क्या था, बार्टर सिस्टम के अंदर हमारी जो गुड्स थी, कमोडिटीज थी, उनको स्टोर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता था, इसलिए वहां पर स्टोरेज की प्रॉब्लम आती थी. लेकिन जब से मनी का इंट्रोडक्शन हुआ है तब से हमारे पास ये भी प्रॉब्लम क्या हो गई है, सॉल्व हो गई है. अब हम मनी को अपने पास सेव करके स्टोर करके रख सकते हैं और उसके लिए हमें कुछ भी एक्स्ट्रा जो है पैसे लगाने की स्टोरेज के ऊपर जरूरत नहीं पड़ती. जैसे कि बार्टर सिस्टम में हमें जरूरत पड़ती थी कि कैटल्स की अगर स्टोरेज करनी है तो हमें लैंड चाहिए उतनी ज्यादा. अगर हमें वेजिटेबल्स फ्रूट्स जैसे पेरिशेबल गुड्स की अगर हमें स्टोरेज करनी है तो हमें कोल्ड स्टोरेज सिस्टम्स चाहिए, मीन्स जहां पर हम उसे ठंडा रख सके और ज्यादा दिन तक चल सके. लेकिन मनी के केस में ऐसा कुछ नहीं है, हम इजीली अपनी ज्यादा मनी थोड़ी जगह पर आराम से स्टोर कर सकते हैं. So these all are the functions of money. Students, अगर क्वेश्चन आता है आपको कि मेरिट्स ऑफ मनी क्या है, तो जो हमने डीमेरिट्स पढ़ी थी बार्टर सिस्टम की, वही मनी की क्या हो जाएंगी, मेरिट्स हो जाएंगी. हमने वहां पर पढ़ा था डीमेरिट्स में डबल कोइंसिडेंस ऑफ फॉन्ट्स डीमेरिट के अंदर. लेकिन इसी को अगर मेरिट में बनाए तो हम क्या बना सकते हैं, दैट इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर मनी. ठीक है, मनी की मेरिट्स के अंदर. और वहां पर हमने बार्टर सिस्टम में डीमेरिट में पढ़ा कि यहाँ पर जो मेजर ऑफ वैल्यू है इट इज वेरी डिफिकल्ट, जबकि यही इसी का अपोजिट मनी की अगर मेरिट्स में लिखेंगे देन देयर विल बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू. सिमिलरली डेफर्ड पेमेंट्स आर पॉसिबल इन मनी, स्टोरेज ऑफ वैल्यू इज पॉसिबल इन मनी, मेरिट्स ऑफ मनी. और क्या हो सकता है, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू भी हमारी क्या हो गई, मनी की मेरिट हो गई कि हम उससे इजीली ट्रांसफर भी कर सकते हैं, अपने पॉकेट्स में ले जा सकते हैं इजीली. ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह. अब तो और भी ज्यादा फैसिलिटीज आ गई है, आपकी ई बैंकिंग आ गई है, ई मनी एक्सचेंज रेट जो मनी सिस्टम है, सॉरी मनी सिस्टम चल गया है. तो वो सब भी क्या है, वहां से प्लास्टिक मनी का इंट्रोडक्शन हो गया है. तो ये सब क्या है, ये सारी मेरिट्स ही तो है हमारी मनी. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फॉर्म्स ऑफ मनी. अब फॉर्म्स ऑफ मनी कौन सी, कि कितने तरह की हमारी मनी है. देखो फर्स्ट फॉर्म है आपका फिएट एंड फिड्यूशरी मनी. फिएट मनी, फिएट मनी रेफर्स टू दैट मनी विच इज इशूड बाय द अदर और अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट. कि ऐसी मनी यानी कि ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज जिसको हम मनी बोल रहे हैं, मनी जो कि कौन इश्यू करता है, गवर्नमेंट इश्यू करते हैं, मीन्स जो कि अथॉरिटी से अप्रूव्ड होती है, दैट मनी इज कॉल्ड फिएट मनी. जैसे कि हमारे नोट्स है, कॉइन्स है, ये सब क्या है, फिएट मनी है. फिर नेक्स्ट इज फिड्यूशरी मनी. फिड्यूशरी मनी विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पे. कि ऐसी मनी जिसको हम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मान के चल रहे हैं. क्यों, क्योंकि किस बेसिस पर, ट्रस्ट के बेसिस पर. ट्रस्ट किसके बीच में, बिटवीन द पेयर एंड द पे, कि देने वाला और लेने वाले उन दोनों के बीच में ट्रस्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज करते हैं. ठीक है, एज अ मनी उसको यूज करते हैं. उस मनी को हम बोलते हैं फिड्यूशरी मनी. फिड्यूशरी मनी का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे कि आपके चेक्स. चेक क्या है, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है. ठीक है, लेकिन चेक क्या है कि हम उस चेक पर एक ट्रस्ट है, एक पेयर का, एक पेई का, कि हाँ अगर हम वो चेक दे रहे हैं तो वो एज अ मनी ही है, आप उसको कन्वर्ट करके मनी रिसीव कर सकते हैं. तो चेक क्या होगी आपकी, फिड्यूशरी मनी कहलाएगी. सेकेंड जो फॉर्म है, ये था फर्स्ट पार्ट जिसमें हम फिएट मनी और फिड्यूशरी मनी दोनों इंक्लूड करते हैं.
सेकेंड पार्ट में हम फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी। फुल बॉडीड मनी ऐसी मनी जहां पर मनी वैल्यू जो है वो कमोडिटी वैल्यू के इक्वल है। अब देखो मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू, पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये होता है। कमोडिटी वैल्यू, सपोज करो हमारे पास एक गोल्ड कॉइन है, अब उस गोल्ड कॉइन के ऊपर एम्बॉस किया हुआ है 10 रुपीज, ठीक है। अब जब आप उस गोल्ड कॉइन को मेल्ट कर लेते हैं, मेल्ट करके एक बॉल बना लिया, ठीक है। अब उस बॉल को आप सेल करने गए, तो वो सेल करने के बाद वो जो गोल्ड सेल हुआ वो भी कितने का हुआ, जो उसके ऊपर मनी एम्बोज हुई थी जो 10 रुपीज, वो गोल्ड भी 10 रुपीज का ही उसमें से निकला और वो 10 रुपीज में ही सेल हुआ। यानी कि जो मनी वैल्यू थी वो किसकी इक्वल थी, कमोडिटी वैल्यू, यानी कि गोल्ड की खुद की वैल्यू जो थी कमोडिटी वैल्यू, ठीक है, वो किसकी इक्वल थी कि जो उसके ऊपर एम्बोज की जितने में वो, अगर आप उसको गोल्ड कॉइन को एज इट इज दे के आते तो उससे भी आपको 10 रुपए की चीज ही मिलनी थी। क्लियर? तो फुल बॉडीड मनी किसको कहते हैं हम, जहां पर मनी वैल्यू किसकी इक्वल होती है, कमोडिटी वैल्यू। नेक्स्ट क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी कौन से होते हैं, जहां मनी वैल्यू इज ग्रेटर देन द कमोडिटी वैल्यू, कि मनी वैल्यू क्या है, ज्यादा है किससे, कमोडिटी वैल्यू से। अब जैसे कि अब जो आपके पास कॉइन, जो अब हमारे रूटीन में कॉइन्स चलते हैं, अगर उन कॉइन्स को एक 1 रुपए का 10 रुपए का कॉइन है, ठीक है, उस 10 रुपए के कॉइन को मैं मेल्ट कर लेती हूँ, मेल्ट करके उसकी भी मैंने बॉल बना ली। अब उस बॉल को मैं सेल करने गई तो वो बॉल मेरी 1 रुपए की भी सेल नहीं हुई, या 1 रुपए की सेल हुई, आप लगा लीजिए, ठीक है। तो वहां पर क्या हुआ, अगर मैं उस कॉइन को एज इट इज देके आती तो मेरे पास कितने रुपए आते, 10 रुपए की चीज आती, 10 रुपीज की। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर 10 रुपीज एम्बॉस थे, 10, ठीक है। लेकिन जब मैंने उसकी कमोडिटी वैल्यू निकाली तो वो कमोडिटी वैल्यू जब उसे मेल्ट कर कमोडिटी वैल्यू निकाली गई तो वो कितने की बनी, 1 रुपए की। तो ऐसी मनी को क्या कहते हैं हम, कमोडिटी मनी, सॉरी क्रेडिट मनी, जहां पर मनी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन है कमोडिटी वैल्यूज। सो दीज ऑल आर द फॉर्म्स ऑफ मनी। हमने पढ़ा फिएट मनी, फिड्यूशरी मनी, फुल बॉडीड जहां पर आपकी मनी वैल्यू इक्वल है आपकी कमोडिटी वैल्यू के, क्रेडिट मनी जहां पर मनी वैल्यू ग्रेटर देन है कमोडिटी वैल्यू से। ओके, और हमने डिस्कस किया आज फंक्शन ऑफ मनी, मनी की इंट्रोडक्शन, बार्टर सिस्टम के बारे में। क्लियर? सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू and please subscribe my channel. Thank you.